In the previous lecture of this unit, I have discussed about the one compartment open model IV infusion. In this lecture, I am going to discuss about one compartment open model for extravascular administration of drug. When a drug is administered by extravascular route, that is oral, intramuscular or rectal route, absorption is a prerequisite for its therapeutic activity. क्यों prerequisite है absorption? क्योंकि जब extravascular route से drug administer करी जा रही है तो drug के absorption में भी टाइम लगता है. पहले drug blood में absorb होगी, plasma में absorb होगी, फिर उसका distribution होगा different compartments में, distribution के बाद फिर elimination होगा, metabolism and excretion होगा. Clear? तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का भी रोल होगा फार्माकोकाइनेटिक असेसमेंट में, ड्रग के थेरापेटिक इफेक्ट में. इससे पहले जब हमने आईवी बोलस और आईवी इन्फ्यूजन के लिए वन कंपार्टमेंट मॉडल स्टडी किया था, तो आईवी बोलस के केस में क्या होता है कि ड्रग डायरेक्टली ब्लड में इंजेक्ट कर दी जाती है, तो उसके एब्जॉर्प्शन में हार्डली 2 to 4 मिनट्स लगते हैं. फ्रिक्वेंट, वो बहुत ही इमीडिएटली एब्जॉर्ब हो रही होती है. सेम आईवी इन्फ्यूजन के केस में है. आईवी इन्फ्यूजन के केस में जीरो ऑर्डर से कांस्टेंट रेट से ड्रग को डायरेक्टली ब्लड में एडमिनिस्टर किया जाता है. एक्स्ट्रावैस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन के केस में क्या होगा, अगर ओरली भी ड्रग कोई कंज्यूम करी जा रही है तो वो ड्रग पहले जाकर के ब्लड में एब्जॉर्ब होगी, ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद ही वो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी और एलिमिनेट होगी. क्लियर? तो यहाँ पे अगर एक्स्ट्रावैस्कुलरली ड्रग को एडमिनिस्टर किया गया है तो उसके थेरापेटिक इफेक्ट में उसके एब्जॉर्प्शन का भी रोल होगा. The rate of absorption may be described mathematically as a zero order or first order process. अब रेट, मैंने आपको पहले भी लेक्चर्स में बताया था कि एलिमिनेशन हमेशा ही फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करेगा. कोई भी कंपार्टमेंट मॉडल स्टडी आप करिए, किसी भी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए करिए, एलिमिनेशन विल ऑलवेज फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. क्लियर? लेकिन एब्जॉर्प्शन जीरो ऑर्डर भी हो सकता है और फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस भी हो सकता है. तो यहाँ एक्स्ट्रावैस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमें जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर दोनों तरह के एब्जॉर्प्शन प्रोसेसेस देखने होंगे. A large number of plasma concentration time profiles can be described by a one compartment model with first order absorption and elimination. However, under certain conditions, the absorption of some drugs may be better described by assuming zero order or constant rate kinetics. जो most of the drugs हैं, pharmaceutical medicines हैं, वो फर्स्ट ऑर्डर एब्जॉर्प्शन को ही फॉलो करती हैं, लेकिन कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी हैं जो जीरो ऑर्डर एब्जॉर्प्शन शो करते हैं. यहाँ आप ग्राफ के हेल्प से समझ सकते हैं. अगर जीरो ऑर्डर एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो एब्जॉर्प्शन के लिए यहाँ पे अमाउंट रिमेनिंग टू बी एब्जॉर्ब और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है, रेगुलर और सेमी लॉगरिथमिक ग्राफ प्लॉट किए हैं. अगर जीरो ऑर्डर प्रोसेस हो रही है, जीरो ऑर्डर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो अमाउंट रिमेनिंग टू बी एब्जॉर्ब और टाइम के बीच में जीरो ऑर्डर के लिए रेगुलर ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा. ठीक? अगर इसी के लिए सेमी लॉगरिथमिक ग्राफ प्लॉट करते हैं, मतलब लॉग ऑफ एरिया अमाउंट रिमेनिंग टू बी एब्जॉर्ब और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो जीरो ऑर्डर के लिए ये कर्व्ड ग्राफ हो जाएगा. फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेगुलर ग्राफ कैसा होगा, ये कर्व्ड ग्राफ मिलेगा हमें. और इसी को अगर सेमी लॉगरिथमिक प्लॉट इसका ड्रॉ करते हैं तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा. ठीक है? तो जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेगुलर प्लॉट और सेमी लॉगरिथमिक प्लॉट किस तरह से ड्रॉ होंगे ये आपको क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि इन ग्राफ की हेल्प से ही, ग्राफ ड्रॉ करके ही आगे हम रेट ऑफ एलिमिनेशन, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, एलिमिनेशन हाफ लाइफ, एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट, एब्जॉर्प्शन हाफ लाइफ कैलकुलेट करते हैं. तो ये सबसे बेसिक स्टेप है. आपको ये क्लियर होना बहुत जरूरी है कि जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेगुलर और सेमी लॉगरिथमिक ग्राफ किस तरह के होते हैं. ठीक? नेक्स्ट यहाँ पे एक इक्वेशन दी गई है. ठीक है? अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए एक्स्ट्रावैस्कुलर रूट के थ्रू जब एडमिनिस्टर की जा रही है ड्रग, तो वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल में रेट ऑफ चेंज ऑफ ड्रग के लिए ये इक्वेशन फॉलो होगी. मतलब dx by dt is equal to rate of absorption minus rate of elimination. यहाँ पे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन पॉजिटिव है क्योंकि
जब ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है प्लाज्मा में तो उसका प्लाज्मा में कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, बॉडी में कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, अमाउंट बढ़ रही है, इसलिए ये रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन पॉजिटिव है। रेट ऑफ एलिमिनेशन को इससे माइनस किया है, क्यों? क्योंकि एलिमिनेशन की वजह से बॉडी से ड्रग का कंसंट्रेशन, ड्रग का अमाउंट रिलीज हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो ये इस इक्वेशन के थ्रू वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल में एक्स्ट्रा वैस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इस इक्वेशन के थ्रू हम रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफ दिया गया है, ये ग्राफ मैंने आपको प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल में भी बताया था। प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो फर्स्ट कंडीशन क्या होती है? जब ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन अचीव करता है, सी मैक्स की कंडीशन है ये, ठीक है। जब मैक्सिमम कंसंट्रेशन अचीव कर लेता है, इसके बाद में फिर पोस्ट एब्जॉर्प्शन फेज आती है। इसके पहले एब्जॉर्प्शन फेज है, सिर्फ एब्जॉर्प्शन हो रहा है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन पहुंचने पे एब्जॉर्प्शन रेट एलिमिनेशन रेट के बराबर हो जाएगी। इसके बाद पोस्ट एब्जॉर्प्शन फेज आएगी, मतलब एलिमिनेशन स्टार्ट हो जाएगा और ये लास्ट में एलिमिनेशन फेज होगी। ठीक है, इस ये जो कर्व पूरा एरिया कवर करता है, इसको बोलते हैं एरिया अंडर कर्व। अब मैंने अभी आपको बताया था कि एक्स्ट्रावेस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन में दो तरह से एब्जॉर्प्शन हो सकता है, जीरो ऑर्डर भी हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकता है। तो पहले हम देखेंगे जीरो ऑर्डर एब्जॉर्प्शन मॉडल। जीरो ऑर्डर एब्जॉर्प्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए कांस्टेंट रेट एब्जॉर्प्शन। जीरो ऑर्डर का मतलब है कि रेट कैसी होगी? कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट रेट से एब्जॉर्प्शन हो रहा है ड्रग का बॉडी में। दिस मॉडल इज सिमिलर टू दैट फॉर कांस्टेंट रेट इन्फ्यूजन। जब हमने इन्फ्यूजन के लिए, आईवी इन्फ्यूजन के लिए वन कंपार्टमेंट मॉडल स्टडी किया था, तो वहां पे इन्फ्यूजन भी किस रेट से हो रहा था? जीरो ऑर्डर से हो रहा था, एक कांस्टेंट रेट से हो रहा था। इसको हमने R0 से रिप्रेजेंट किया था। क्लियर? तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो आईवी इन्फ्यूजन की तरह ही होगा। एक्स्ट्रावेस्कुलर साइट पे ड्रग को एडमिनिस्टर किया जा रहा है कांस्टेंट रेट से, जीरो ऑर्डर रेट से, इसको R0 से रिप्रेजेंट किया है। फिर यहाँ पे एलिमिनेशन हो रहा है, Ke is elimination rate constant. Elimination will always follow the first order rate constant. Yeah. The rate of drug absorption, as in the case of several controlled drug delivery systems, is constant and continues until the amount of drug at the absorption site as GIT is depleted. जो जीरो ऑर्डर फॉर ड्रग एब्जॉर्प्शन है, जो कांस्टेंट रेट ड्रग एब्जॉर्प्शन है, जो ये मोस्टली कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स में ही होता है। All equations that explain the plasma concentration time profile for constant rate IV infusion are also applicable to this model. जितने भी equations plasma concentration time profile को explain करने में help करती है, IV infusion में जितने भी प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल को एक्सप्लेन करने के लिए जितनी इक्वेशंस देखी थी, यहाँ पे जितने भी इक्वेशंस होंगे, डेरिवेशंस होंगे, वो आईवी इन्फ्यूजन वाले ही होंगे। कि आईवी इन्फ्यूजन के लिए पिछले लेक्चर में हमने जितने भी इक्वेशंस पढ़े थे, वो सारे इक्वेशन इस केस में भी एप्लीकेबल होंगे। क्लियर? हमें अब अलग से क्या पढ़ना है यहाँ पे? फर्स्ट ऑर्डर एब्जॉर्प्शन मॉडल, जो वहां से डिफरेंट है। For a drug that enters the body by a first order absorption process, gets distributed in the body according to one compartment kinetics and is eliminated by a first order process. The model can be depicted as follows. अब इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि ड्रग एक्स्ट्रावेस्कुलर साइट पे एडमिनिस्टर करी और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन इसका हो रहा है फर्स्ट ऑर्डर रेट से, एलिमिनेशन भी फर्स्ट ऑर्डर रेट से हो रहा है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन दोनों ही फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहे हैं। अब इस इक्वेशन की हेल्प से जो हमें ये जनरल रिप्रेजेंटेशन मिला है, जनरल इक्वेशन मिली है यहाँ पे, रेट ऑफ चेंज इन अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी, इसके लिए जो जनरल इक्वेशन मिली है, इस इक्वेशन में मॉडिफिकेशंस करके हम फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स कैलकुलेट करेंगे कि इस केस में वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हमें पता चलेगा, क्लियरेंस कैसे पता चलेगा, एरिया अंडर कर्व कैसे पता चलेगा, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? तो बेसिक इक्वेशन क्या हो गई जो हमने अभी ऊपर देखी थी, dx by dt is equal to rate of absorption minus rate of elimination। अब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने पे हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी, dx by dt is equal to KAXA minus KEX। K is absorption rate constant, XA is drug absorbed, amount of drug absorbed, KE is elimination rate constant, and
XA is amount of drug at the absorption site remaining to be absorbed, that is ARA. इसको हर जगह ARA से रिप्रेजेंट किया जाएगा, that is amount remaining to be absorbed. के एब्जॉर्प्शन साइट पे जितना ड्रग का अमाउंट रिमेनिंग है उसी पे ही रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड करेगा, उसी अमाउंट को तो एब्जॉर्ब करेगा. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे XA is amount of drug at the absorption site remaining to be absorbed. अब इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है. इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करने पे हमें यहाँ पे अमाउंट ऑफ ड्रग मिल जाएगा. कि इंटीग्रेट करने पे हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी एक्सपोनेंट्स के थ्रू, एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में. ट्रांसफॉर्मिंग इनटू कंसंट्रेशन टर्म्स द इक्वेशन बिकम्स. अब इस इक्वेशन को कंसंट्रेशन के टर्म्स में लाना है हमें. तो कंसंट्रेशन के टर्म्स में लाने के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लगाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे ये इक्वेशन हमें मिल गई कंसंट्रेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म्स में. यहाँ पे जो अमाउंट था, इस अमाउंट की जगह हमने कंसंट्रेशन टर्म ले लिया और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आ गया. क्लियर. यहाँ पे F इज फ्रैक्शन ऑफ ड्रग एब्सॉर्ब्ड सिस्टमेटिकली आफ्टर एक्स्ट्रावैस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन. जो F देख रहे हैं टर्म, ये F एक्स्ट्रावैस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन के बाद में जो जितना अमाउंट ब्लड में एब्सॉर्ब हुआ है वो अमाउंट है F. नाउ द असेसमेंट ऑफ फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स. अब यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर एब्सॉर्प्शन मॉडल के लिए हमें ये बेसिक इक्वेशन मिल गई. इस इक्वेशन की हेल्प से हमें क्या करना है, डिफरेंट फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स कैलकुलेट करने हैं. वो पैरामीटर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट पैरामीटर इज Cmax and Tmax. At peak plasma concentration, the rate of absorption equals rate of elimination, that is KAXA is equal to KEX, and the rate of change in plasma drug concentration dC by dt is equal to 0. Differentiation, logarithmic conversion and rearrangement of equation 1 yields the equation for Tmax. यहाँ पे ये जो इक्वेशन 1 दी गई है, इसको डिफरेंशिएट करने पे और इसका लॉगरिथमिक कन्वर्जन करके, रीअरेंजमेंट करके टी हाफ के लिए इक्वेशन मिलेगी और इसी से Cmax के लिए भी इक्वेशन मिलेगी. ठीक है, और इस इक्वेशन की हेल्प से Tmax और Cmax कैलकुलेट कर सकते हैं. ये तो इक्वेशन के थ्रू हो गया. अगर डायरेक्टली ग्राफ से कैलकुलेट करना हो Cmax Tmax, तब कैसे मिलेगा, इस ग्राफ में मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ. प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल में यहाँ पे Cmax कहाँ होगा, ये पीक कंसंट्रेशन. ठीक है, तो यहाँ ग्राफ से आप डिटरमाइन कर सकते हो Cmax कहाँ आ रहा है. जिस टाइम पे Cmax अचीव हो रहा है वो टाइम क्या होगा, Tmax होगा. तो डायरेक्टली ग्राफ से भी डिटरमाइन किया जा सकता है और इक्वेशन से भी Cmax और Tmax की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पीक टाइम, व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग पीक टाइम, टू डिटरमाइन कंपैरेटिव बायोअवेलेबिलिटी एंड bioequivalence, to determine the preferred route of drug administration and the desired doses form for the patient and to assess the onset of time. ये सारे पैरामीटर्स डिटरमाइन करने के लिए हमें पीक टाइम पता होना जरूरी है कि कितने टाइम में पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन अचीव हो रही है. नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ पीक कंसंट्रेशन. Cmax क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, बिकॉज इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द कंपैरेटिव बायोअवेलेबिलिटी एंड द बायोइक्विवेलेंस बिटवीन टू प्रोडक्ट्स. जो दो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, उन दो प्रोडक्ट्स में से किसकी बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा है, किसकी कम है, इसको कंपेयर करने के लिए पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन डिटरमाइन करते हैं. एंड यूज टू डिटरमाइन द सुपीरियरिटी बिटवीन टू डिफरेंट डोजेस फॉर्म्स और टू डिफरेंट रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. दोनों डोजेस फॉर्म में से कौन सुपीरियर है और कौन सा रूट प्रेफर किया जाएगा, किस रूट के थ्रू ऑप्टिमम कंसंट्रेशन मिलेगी, थेरेपेटिक कंसंट्रेशन मिलेगी. ये डिटरमाइन करने के लिए भी पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन डिटरमाइन करते हैं हर एक डोजेस फॉर्म के लिए. इट कोरिलेट्स विद द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ए ड्रग. जो Cmax है वो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट से भी कोरिलेट करता है कि कंसंट्रेशन के साथ में ड्रग का फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट कैसे वेरी कर रहा है. नेक्स्ट, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स meter is elimination rate constant. This parameter can be computed from the elimination phase of the plasma level time profile. अभी प्लाज्मा लेवल टाइम प्रोफाइल जो देखा था उसमें मैंने आपको एलिमिनेशन फेज बताया था. कर्व के राइट साइड में जो एलिमिनेशन फेज था उसकी हेल्प से एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर मोस्ट ड्रग
administer extravascular, absorption rate is significantly greater than the elimination rate, that is KAT is greater than KET. मोस्ट ऑफ द ड्रग्स के लिए जो एक्स्ट्रावेस्कुलर रूट से एडमिनिस्टर करी जाती है, एब्जॉर्प्शन रेट एलिमिनेशन रेट से फास्टर होता है। उस केस में इसका जो रेट है, एब्जॉर्प्शन रेट है, वो भी एलिमिनेशन रेट से ज्यादा होगा। हेंस वन कैन से दैट e to the power minus KAT approaches 0 much faster than does e to the power minus KET। अभी हमने ऊपर जो इक्वेशन देखी थी, दो एक्सपोनेंट्स थे उसमें, ठीक है, दो बाई एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हो गई है। बाई एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्यों हो गई? क्योंकि दो एक्सपोनेंट्स हैं, दो प्रोसेसेस हो रही हैं, दो काइनेटिक्स फॉलो हो रहे हैं, एक तो एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है और एलिमिनेशन भी हो रहा है, ठीक है। तो जब एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, तो ये एक्सपोनेंट क्या होगा, ये माइनस के टर्म में है ना, ये जितनी ज्यादा होगी ये जीरो को उतना ही जल्दी अप्रोच करेगा। तो इसका जो पूरा टर्म था यहाँ पे, ये वाला जो पूरा टर्म था, ये पूरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये के की वैल्यू ज्यादा हो रही है, एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट ज्यादा है, ठीक है। इस केस में ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो हमें इक्वेशन किस फॉर्म में मिल जाएगी, ये एलिमिनेशन के टर्म्स में मिल जाएगी, ठीक है। एक ही एक्सपोनेंट रह जाएगा, अब हमें मोनो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी यहाँ पे, उस केस में जब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ एलिमिनेशन से बहुत ज्यादा है, क्लियर। तो अब इस इक्वेशन का क्या करना है, इसको लॉग फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के फॉर्म में हमें इक्वेशन मिल गई, क्लियर। अब इसकी हेल्प से हम स्ट्रेट लाइन ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, उस ग्राफ के स्लोप से एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट और एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर। इसका जब हमने लॉग फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया तो हमें ये इक्वेशन मिल गई। अब इस इक्वेशन की हेल्प से क्या करेंगे, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे। ए प्लॉट ऑफ log C वर्सेस T yields a straight line with slope minus KE by 2.303, that is half life can then be computed from KE, ठीक है। हाफ लाइफ का फॉर्मूला अभी आपने देखा था, उसमें एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट भी था, तो उस ग्राफ के स्लोप की हेल्प से एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर लेंगे और एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट की हेल्प से हाफ लाइफ कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये अभी कुछ फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स हमने देखे जो हम बेसिक इक्वेशन और ग्राफ की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर। अब एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या रह जा रहा है, एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट, जो अभी तक हमने यहाँ पे डिटरमाइन नहीं किया है। एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट डिटरमाइन करने के लिए दो मेथड्स होते हैं, फर्स्ट इज मेथड ऑफ रेजिडुअल्स एंड नेक्स्ट इज वैगनर-नेल्सन मेथड। ये दोनों मेथड्स वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल एक्स्ट्रावेस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन के केस में एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए, फर्स्ट ऑर्डर एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड्स स्टडी करने हैं, मेथड ऑफ रेजिडुअल्स एंड वैगनर-नेल्सन मेथड। ये दोनों मेथड हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।